वेलकम टू द माइक सेशन विद आकाश गुप्ता। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारा फेम इकट्ठा कर लिया, बट ऑल्सो बिकॉज शी विल बी द यंगेस्ट गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट एंड शी इज इवन यंगर देन मी। वर्तिका वर्तिका झा। अगर वर्तिका झा जी डांसर या कोरियोग्राफर या एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? आप चाहते हो कि आई वांट टू कोरियोग्राफ देम? दीपिका पादुकोण मैम, शाहरुख खान सर, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन सर। एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम इज एन एक्टर, कोरियोग्राफर एंड अ डांसर। मैम की एक्टिंग जर्नी भी बहुत रीसेंट है और हम इस पूरी कॉन्वर्जेशन में ट्राई करेंगे कि हम मैम की जर्नी को समराइज कर पाए और उससे कुछ लर्निंग्स हम अपने लिए निकाल पाए। वेलकम टू द शो मैम। हाय। मैम सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कि आपकी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, तो आपकी जो अर्ली जर्नी है आप उसके बारे में हमें कुछ बता पाओगे? हाउ ओल्ड यू वर, हाउ वर थिंग्स व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू ऑन द स्टेज इन 2017? करेक्ट। तो उस टाइम पे किस तरह से सिनेरियो था, फैमिली का, फ्रेंड्स का और आसपास की चीजों का? जी एक्चुअली मेरे को डांस का शौक था बहुत छोटे से ही, पर थोड़े बड़े हुए जैसे जैसे तो मेरे को समझा कि शायद मेरे को लगता है सिर्फ एक डांस ही ऐसी चीज है जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। तब हम आए 9th 10th में, तब हमको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को शायद सिर्फ डांस ही करना चाहिए। तो घर पे बात की मम्मी पापा से कि मेरे को लगता है कि मेरे को सीखना चाहिए बॉम्बे जाके, वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टीचर्स हैं, ज़्यादा क्लासेस वगैरह है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि बॉम्बे आके कुछ टीचर्स से सीखने का। तो तभी हम 16 ईयर्स के थे जब मेरे को लगा कि मेरे को अब प्रोफेशनली करना चाहिए। तो हम फिर ट्रैवल किए, पापा अलाउ किए कि आफ्टर 10th आप करो। आफ्टर 10th तो हम ट्रैवल किए बॉम्बे, बॉम्बे में जाके सीखे, अलग अलग टीचर से सीखे। फिर हम बीच में दिल्ली भी ट्रैवल किए, बिग डांस सेंटर करके यहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ पे जाके सीखे, बहुत सारी अलग अलग जगह सीखे। फिर 2 साल बाद हम ऑडिशंस के लिए ट्राई करना चालू किए और पहले हम ऑडिशन दिए डांस दीवाने का। डांस दीवाने में मेरा सिलेक्शन हुआ, टीवी राउंड तक हुआ। उसके बाद मेरा एलिमिनेशन हो गया आफ्टर मेगा ऑडिशन। आफ्टर मेगा ऑडिशन टीवी मेरा एलिमिनेशन हुआ। फिर उसके बाद हम डांस प्लस सीजन 2 3, फिर जाके मेरा फोर्थ में सिलेक्शन हुआ। मतलब सीजन 2 और सीजन 3 ऑफ डांस प्लस में हम एलिमिनेट हो गए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर सीजन 4 के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर किए एंड सीजन 4 में मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ। तो बहुत ज्यादा खुश थे कि मतलब डांस प्लस में हो गया, क्योंकि हम बहुत टाइम से टीवी पे वॉच कर रहे थे। डांस प्लस ऐसा शो है, डांस प्लस, जिसमें और सारी चीजों को छोड़ के डांस को ज्यादा मायने दे रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा था वो शो देख के। और मेरे को था कि मेरे को यही शो में जाने का है। तो हम तब से उसी शो में ट्राई कर रहे थे और सीजन 4 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो अब एक पड़ाव हो चुका है पार। तो बस वैसा मेरा शुरुआत रहा इस जर्नी का। मैम जैसे आपने बताया कि 9th 10th में थे तब आपने सोचा कि आपको बॉम्बे जाना है। करेक्ट। तो उससे पहले जो स्कूल इवेंट्स होते हैं या जिस एरिया से आप आते हो वहाँ पे उस एक्सपोजर का या वो उसका कितना इन्फ्लुएंस था आपके इस माइंडसेट पे कि मुझे ये बॉम्बे जाके करना है? मेरे को लगता है कि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं है इतना ज्यादा कि डांस को मतलब इतना तवज्जो दिया जाए। स्कूल में होता था, मतलब स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन्स या एनुअल फंक्शन है तो परफॉर्म करना, 15th अगस्त है तो ये सब चीजों पे होता था। पर इतना मतलब जो एरिया से हमें, वहां पे लोग डांसिंग सिंगिंग ऐसी चीजों को ज्यादा वैल्यू वो नहीं करते। पर मेरे को लगता है कि मेरी फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से कनेक्टेड है। मतलब मम्मी पापा, मेरे दोनों बड़े भाई, चारों लोग सिंगिंग करते हैं। और मदर और बड़े वाले भाई वो लोग क्लासिकल सिंगिंग भी सीखे हैं। मेरा उस चीज से कनेक्शन था और मेरी फैमिली भी उस वजह से भी मेरे को सपोर्ट की। और उनका मेंटालिटी और जो थॉट है वो उस एरिया के लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो मेरे को हमेशा फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि आफ्टर 10th मेरे को बाहर जाना था और पढ़ाई छोड़ना था कहीं ना कहीं। पर मेरे पेरेंट्स और मेरे दोनों बड़े भाई मेरे को अलाउ किए उस चीज के लिए। तो उस चीज के लिए हिम्मत चाहिए, मतलब कि ठीक है तुम छोड़ दो, और मेरे पे वो भरोसा करना कि हम करेंगे ये चीज। जबकि तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि हम पता नहीं उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं, पर एक माइंड में वो था कि नहीं यार मेरे को करना है तो यही करना है। तो बस वही था, पेरेंट्स का सपोर्ट, और उसकी वजह से ये हम कर पाए ये चीज। मैम जैसे आपने बताया कि उस वहाँ का एक्सपोजर थोड़ा सा कम था, कम था।
सो क्या ये कहना सही होगा कि आप एक आइडियल जेनजी हो जिसने उस पूरी इंटरनेट की और उस पूरी एनवायरनमेंट की, डिजिटल एनवायरनमेंट का वो फायदा लिया? कह सकते हैं आप। हम इसी से रिलेटेड जब हम जेन जी और आज की बात करते हैं तो आजकल जेन जी इज इन न्यूज एवरीवेयर बिकॉज जेन जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार दैट दे आर नॉट गुड वर्कर्स। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शायद ये जो जनरेशन है हमारी, जेन जी, जेन अल्फा, ये कहीं ना कहीं उन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस या ट्रेडिशनल करियर्स के लिए नहीं बने और शायद इस तरह की जो चीजें हैं जैसे डांसिंग हो गया, दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ करियर्स। एक जनरल जो इंडियन माइंडसेट है वो कहते हैं कि इससे रोजी रोटी नहीं आती है। आई थिंक रफ्तार जी ने भी इस पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको करा। तो आपका इसके बारे में थॉट प्रोसेस क्या है? इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू? मेरे को क्या लगता है कि देखिए, जो पहले का वाइब था, जो एक कल्चर था, उस तरीके से अब का जनरेशन मैच तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अलग ही चीज था। पहले के सॉन्ग्स, पहले के हीरो हीरोइन कितना अलग ही कुछ नेचुरल, मेरे को लगता है कि वो पुराना जो बात था वो तो अब नहीं आ पाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चीज कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स हमारे अंदर है वो चीज, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और जैसे हम भी कर रहे हैं डांसिंग, और पुराने कल्चर का डांस फॉर्म भी इंसान चाहे तो वो भी सीख सकता है, कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है और बहुत खूबसूरती से कर सकता है। हम सीखे नहीं है, हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, पर हम अभी भी चाहते हैं कि हम अपने कल्चर की पुरानी चीजें या पुराना जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल में कथक, भरतनाट्यम, ये सब सीखें क्योंकि वो होना चाहिए अंदर। वो बेसिक है, वो होगा तो मेरे को लगता है कि जो अब का न्यू जनरेशन डांस फॉर्म है या डांस स्टाइल है वो हम और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं, पुराने से एक अलग सपोर्ट मिलेगा। मेरे को ये लगता है कि अब का जो जनरेशन है वो कर सकता है पुरानी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस वैसा नहीं है, बस वही है कि पुराने का बात और वाइब कुछ अलग था। जैसे हम पुराने में जाते हैं तो हु इज योर आइडियल जिसको आपने बचपन से देखकर यू ग्रू अप एंड यू थॉट डांस के लिए तो माइकल जैक्सन, हमेशा से उनको टीवी में देखे थे, और जिस तरीके का मेरे को लगता है कि उनको लोग प्यार करते थे डांस के लिए, गाने के लिए, वो कुछ अलग ही था। मतलब उनको देख के ऐसा फील होता है यार ये क्या इंसान है कि ये लोग स्टेज पे चक्कर वक्कर आ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं उनके लिए, उनको स्टेज पे लाइव देख के, मतलब वो क्या एनर्जी होगी, क्या ऑरा होगी उनकी। तो मेरे को हमेशा से उनको देख के था कि यार कुछ ऐसा करना है कि लोग शायद नहीं रहने के बाद भी तुमको ऐसे याद करें कि यार मजा ही आ जाए। मतलब अभी भी वो नहीं है और लोग उनके नाम से ही डांस को फर्स्ट मतलब वो देते हैं कि एमजे एमजे, सबके मुंह पे ये नाम रहता है, किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो वो एक मतलब अपना जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत डिफरेंट है, तो मेरे को लगता है वैसा कुछ होना चाहिए लाइफ में। क्या अभी तक आपने एमजे को, माइकल जैक्सन जी को, कोई ट्रिब्यूट दिया है या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो दैट आई वांट टू ऑन लेवल? ट्रिब्यूट तो नहीं दिया है, पर उनका डांस स्टाइल किया है शो में, पर ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट देना चाहेंगे उनको, ऐसा कुछ करके एक स्पेशल एक्ट जैसा। हम आपके जो लास्ट सीजन था उसमें आई थिंक धर्मेश जी, व्हेन यू वर अ कंटेस्टेंट, धर्मेश जी आपके मेंटोर थे। सो धर्मेश जी के अलावा आपको क्या लगता है और कौन कौन से मेंटर्स आपके रह चुके हैं या कौन से ऐसे डांसर्स रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट छोड़ा है जो शायद कहीं ना कहीं जैसा इम्पैक्ट एमजे का रहा है आपकी लाइफ पे? मेंटर्स मेरे कुछ और धर्मेश सर के अलावा, धर्मेश हाँ, सर के अलावा ओके, रेमो सर ऑफ कोर्स, और डांस प्लस में थे हम धर्मेश सर, पुनीत सर, शक्ति मैम, वो भी मेंटोर मेरे रहे हैं, राघव भाई स्पेशली। ऐसे और भी टीचर्स रहे हैं जिनसे हम सीखे हैं। सो वो लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में। और सबसे पहले मेरे फर्स्ट टीचर जिनसे हम अपने घर के इधर पहले कुछ टाइम सीखे हैं और फिर बॉम्बे ट्रैवल किए थे, तो वो टीचर सतवीर सिंह, वो मेरे फर्स्ट टीचर है, तो हमेशा उनका स्पेशल प्लेस स्पेशल रहेगा, मतलब वो स्पेशल रहेंगे मेरे लिए। सो यस, और भी टीचर्स रहे हैं इस जर्नी में जिनसे हम अलग अलग टीचर्स से सीखे हैं। सो सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि उन सबके सपोर्ट और उनके वजह से हम कर पा रहे हैं चीजें। थोड़ा सा वापस प्रेजेंट में आते हैं। जैसे अब आप बॉम्बे ट्रैवल करा आपने, जी। आप अकेले रहते हैं और आपने फैमिली को पीछे छोड़कर या फैमिली से वो परमिशन लेकर जी। बॉम्बे, तो बॉम्बे में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड या आपका अभी का जो कुछ आपका कोई ग्रुप या आपका, उसके बारे में आपने कुछ बता Yes, पाओगे? एक फैमिली है जो वहाँ पे शोज में हम लोग की पूरी टीम है, जो मेरी टीम है वो है एक,
और मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं वहाँ पे, जो मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड थे, पर उनका भी जॉब बॉम्बे में है। तो वो मेरे कुछ दोस्त हैं, लवप्रीत, अशप्रीत। तो ऐसे हैं कुछ गिने चुने ही दोस्त हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और प्लस जो मेरे शो के कुछ हैं, क्योंकि वो लोग, हम लोग मोस्टली कुछ लोग एक साथ ही रहते हैं जैसे शो में। तो वो जो टीम है, एक वो टीम है, तो यही दो है बस जिनसे ज्यादा है हम आपने कनेक्शन। बहुत मतलब अपनी लाइफ में बहुत अर्ली वो फेम और वो पॉपुलैरिटी गेन कर ली जो लोगों को बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। उसके किस तरह से इम्पैक्ट आपको लगता है आपके ऊपर या आपके आसपास वाले लोगों के ऊपर रहा होगा? जैसे बहुत बार कम्युनिटी से या सोसाइटी से लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं कि डांस करते हैं रोजी रोटी नहीं आएगी, अर्निंग कैसे होगी, बाद में करियर कैसे होगा, 20 साल बाद क्या होगा, फेम है आज है। तो इन सब चीजों का किस तरह से इम्पैक्ट एक अर्ली एज में उस तरह से लगता है? करेक्ट, ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये अभी कैसी है कि खुद को भी नहीं पता होता है कि कैसा होने वाला है आगे। ऑफ कोर्स लोग क्या कहेंगे, कैसी चीजें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं है। और इतने कम एज में, मतलब वो भरोसा करना पेरेंट्स का भी कि हम कर पाएंगे कि नहीं, या आगे इस चीज से मेरा लिविंग या जो भी चीज है करियर, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चांसेस वैसा है। पर मेरे को लगता है कि ये ऐसी फील्ड जो है, उसमें भी आप अगर अच्छे से किए, अगर अपना बेस्ट दिए, तो ऑफ कोर्स वो पार होगा। ये मेरे को लगता है कि हर चीज में अगर आप अपना पूरा पोटेंशियल दिए कोई चीज को, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज के लिए। ये मेरा मानना है हमेशा से। तो जब मेरे को लगा कि मम्मी पापा इतना सपोर्ट मेरे को कर रहे हैं, तो मेरे को भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और एक चीज जो मेरे को लगती है कि कभी सेकंड ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। ये मेरे को बहुत लोग गाइड किए हैं कि मेरे फैमिली में ही, कि अगर इसमें नहीं हुआ तो तुम हमेशा एक दूसरा ऑप्शन रखो, क्या करोगी वो सोचो। एक बार मेरा किसी से ऐसा भी हुआ कि हम मतलब ऐसे बहस जैसा थोड़ा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है कि सेकेंड ऑप्शन, बहस नहीं मतलब डिस्कशन हुआ उस चीज पे कि सेकेंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो सामने वाले का क्वेश्चन था क्यों, हम बोले कि सेकेंड ऑप्शन अगर हम रखेंगे तो हम फर्स्ट वाले पे मेरा फोकस हट जाएगा, क्योंकि मेरे को लगेगा अरे ये नहीं हुआ तो ये तो है ही ना, हम ये कर लेंगे, फिर वो गलत गड़बड़ हो जाता है, फिर वो फर्स्ट हो नहीं पाएगा। तो मेरे को लगता है कि एक ही चीज होना चाहिए, तब अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, यही है, यही करना है, तो उसमें आप हमेशा सक्सेस हो जाओगे। तो वही है कि लोग बोलते हैं, सोचते हैं, पर अगर आपका फोकस है तो वो चीज होना ही होना है। क्या कोविड या कोविड के अराउंड जैसे सारी चीजें चल रही थी तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि बैकअप प्लान होना चाहिए, तो क्या भी कभी आपको ऐसा डर लगा या एप्रीहेंशन हुआ कि नहीं यार इस स्टेज पे सेकंड प्लान होना चाहिए, ऐसा कभी कोई? ऐसा तो उस टाइम कुछ सोचे नहीं। लॉकडाउन में मेरा फोकस सिर्फ बढ़ चुका था कि सिर्फ हम प्रैक्टिस करें। अब मेरे को शायद कुछ अभी जाके शो वाला भी नहीं करना है, या कुछ और अदर काम नहीं है। सिर्फ घर में अभी क्या कर सकते हैं हम, तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, हम सिर्फ एक्सरसाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, हम ज्यादा ओवरथिंक कुछ करते ही नहीं थे। दोस्तों के साथ थे, चिल करते थे उनके साथ, अच्छा कुछ बनाते थे, खाते थे, प्रैक्टिस करते थे, एक्सरसाइज करते थे। मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था उस वक्त। मेरे को लगा कि बस हम अभी खुद को ग्रो कर सकते हैं, ये टाइम है तो कर लो। इसके बाद जब सब चालू होगा तब देखा जाएगा कि क्या करना है। वैसा उस वक्त मेरे दिमाग में वैसा कुछ आया नहीं, सेकेंड थॉट। एक डांसर की लाइफ में मतलब हाउ इज अ डे ऑफ अ डांसर और अ कोरियोग्राफर? ओके, जिस दिन कुछ वर्क है तो बहुत ही अलग है। गए, ट्रैवल किए, कहीं अदर जगह ट्रैवल करके कुछ है फंक्शन या इवेंट है या वर्कशॉप है, तो ट्रैवल करना पूरा दिन निकल जाता है उसमें। ट्रैवल हुआ, फिर पहुंचे, थोड़ा रेस्ट हुआ, फिर इवेंट हुआ या वर्कशॉप हुआ, फिर आए, फिर रेस्ट, फिर घर। पर अगर ऐसा कुछ है नहीं, और अगर शो का शूट है तो फिर दिन भर रिहर्सल्स। हम लोग गए सुबह 9-10 बजे, सुबह से रिहर्सल चालू हुआ, जो भी अपने टाइमिंग पे लंच, स्नैक्स, डिनर हुआ। पर हम लोग सुबह से लेकर के रात के 12 बजे, कभी कभी 2-3 बजे तक भी रिहर्सल होता है। तो वो तो शेड्यूल ही पूरा अलग है शो का। और जिस दिन कुछ नहीं है उस दिन रेस्ट, गाना सुनना, कभी कभी प्रैक्टिस। नहीं तो बहुत कम होता है ऐसा कि रेस्ट रेस्ट वाला दिन होता है। तो फिर मेरा तो ऐसा ही होता है कि हम चिल करते हैं, अच्छा खाते हैं कुछ मस्त दोस्तों के साथ जाके, और थोड़ा बहुत गाना सुनना, प्रैक्टिस, बस यही। आपने खाना 2-3 बार बोला, तो क्या आपको खाना बनाना भी उतना ही पसंद है जितना आपको खाना पसंद है या नहीं? बिल्कुल भी बनाना पसंद नहीं है, पर बना लेते हैं।
बना लेते हैं। और कभी कभी बहुत शौक आता है कि आज हम बना रहे हैं तो फिर सब लोग बड़ाई करनी चाहिए, और आज हम बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो खुश रहो सब लोग। तो मतलब बहुत कभी कभी ऐसा खुशी से बनाते हैं, चलो आज साल में एक बार हम बना रहे हैं तो मजे से बना। बहुत टेस्टी नहीं बनाते पर बना लेते हैं। आपकी फेवरेट डिश ना या फेवरेट क्यूजीन? फेवरेट मेरे को ऐसे तो सबसे ज्यादा पसंद है खाना, मतलब सादा खाना, दाल चावल चटनी चोखा। ये चोखा मतलब आप लोगों को पता है ना, चोखा हाँ, वो मैश्ड पोटैटो पोटैटो का ऐसा, हाँ हाँ होता है वो, मतलब सबसे ज्यादा सादा। तो आपने एक मूवी भी करी है, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद लाइक द ऑन स्क्रीन का एक्सपीरियंस या उस तरह से? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, और सब मेरे गुरु थे आसपास मेरे, धर्मेश सर, राघव भाई, सब लोग थे। रेमो सर की मूवी थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। पर मेरे को लगता है कि अभी एक्टिंग और मेरे को मतलब सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो चीज हम बहुत सीखे नहीं है। और वो डांस की मूवी थी तो वो था बेनिफिट की डांस आता है तो डांस ज्यादा था उसमें। एंड पर मेरे को लगता है कि मेरे को अभी और उस चीज पे वर्क करना पड़ेगा, मेरे को सीखना है, क्योंकि मेरे को करने का है एक्टिंग भी। एंड यस, और भी मूवीज करनी है मेरे को, डांस से भी रिलेटेड, एक्टिंग से भी रिलेटेड। तो यस, उस पे चल रहा है मेरा भी वर्क, मेरा एक्सपीरियंस लेकिन उस मूवी का बहुत अच्छा रहा। अगर वर्तिका झा जी डांसर या कोरियोग्राफर या एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होता? पायलट। पायलट? पायलट हो, मेरे को बचपन से शौक था, पता नहीं क्यों। आपने मतलब वैसे कभी ट्राई किया है कुछ कि भी नहीं कोई ट्राई, स्कूल नहीं? पढ़ाई नहीं है। 10th के बाद 11 12 प्राइवेट से किए हैं। प्राइवेट में ज्यादा मुश्किल तो नहीं आती मैम? नहीं, प्राइवेट में ऐसा इतना एग्जाम और उस तरह से जो आपका करियर है वो आपको अलाउ कर देता है उस तरह से? डन, उसमें वैसा दिक्कत। मैम, इस तरह की कोई और चीजें, मतलब जैसे हमारी बहुत सारी ऑडियंस यंग है, तो जो इस तरह के एस्पिरेंट्स हैं या जो बच्चे इस तरह से इन करियर्स को चूज करते हैं, उनकी ग्रूमिंग या उनकी जो जैसे हम बात करते हैं कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही, दे आर एजुकेटेड बट स्टिल जॉब्स की कमी है या उस तरह की स्किल सेट्स की कमी है, तो इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरह से कोई स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए काम होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा होता है? मतलब काम होता है, वही है कि जैसे आप बोल रहे हैं अगर मेरे फील्ड का डांसिंग के लिए, और उसमें स्पेसिफाई करें तो वही है कि बस आपको सीखना है अलग अलग चीज, या आप जो सीखना चाहते हैं एक स्पेसिफिक स्टाइल सीख रहे हैं अगर आप, तो फिर आपको पूरा पूरा सीखना पड़ेगा। पर एक चीज और है कि कई बार हम कुछ चीज सीखते हैं तो बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, वो भी चीज फिर हमें, क्रिएटिविटी को थोड़ा सा हाँ, करती है। तो वो भी एक टाइम पे वैसा नहीं लगता, कहते हैं ना एक अपना उसमें ट्विस्ट होना चाहिए। तो जब इंसान अलग दिखता है तो लगता है कि वाह इसके में कुछ तो अलग है, तो वो चीज आपको खुद डेवलप करनी होती है। ये मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि एक स्पेशल क्वालिटी वो आप खुद से आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पढ़ाई में भी हम कहते हैं ना कि कुछ करते हैं पर कुछ एकदम अलग होता है, यार ये तो गजब है, मतलब वैसा हो जाता है एक देख के ही कि यार इसके में कुछ अलग बात है। तो वो एक स्पार्क होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे को लगता बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत लेमन की बात करें तो मैंने जब पहली बार आईटीआई करा था तो इट वाज अ वेरी बिग टास्क। तो उस तरह के जो स्किल सेट्स होते हैं या उस तरह की जो चीजें होती हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल्स हो गए, राइट्स ड्यूटीज हो गए, इस तरह की ग्रूमिंग इंडस्ट्री के अंदर होती रहती है, कम होती है? होती है, पर मेरे को लगता है कि जैसे जो अभी हम एक्सपीरियंस किए हैं उसमें ये चीजें तो नहीं इतना अभी एक्सपीरियंस किए हैं, हाँ, कि मतलब उस तरीके से वो लोग ग्रूम करते हो, मतलब नहीं वैसा तो हम देखे नहीं है अभी ऐसा कुछ होते, खुद ही ज्यादातर खुद ही चीजें करनी होगी और फिर जाके एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और फिर आपको उसमें करना होगा वैसा। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि आप अगर मतलब उन्होंने आपसे पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपने कहा था मैं टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। इट वाज अ वेरी ओल्ड, मतलब वो चेंज हो सकता है। तो कुछ आप नाम बता पाओगे जिसके लिए आप चाहते हो कि आई वांट टू कोरियोग्राफ देम नेक्स्ट, या ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल डू इट विदाउट मनी? दीपिका पादुकोण मैम, शाहरुख खान सर, और ऋतिक रोशन सर। कोई चौथा पांचवा नाम भी है, और प्रियंका चोपड़ा का पसंद है मेरे को। मैम, स्क्रीन पे जो हम डांस यूजुअली मूवीज के अंदर देखते हैं, उसके अंदर जो सारा ऑडियंस होती है उसको ऐसा लगता है कि ये जो सारी क्रेडिट है ये सारा एक्टर्स का होता है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे लोगों की, म्यूजिक की, ड्रेसेस, उस तरह से कोरियोग्राफर्स। तो इस तरह का जो क्रेडिट होता है, क्या कभी इस फील्ड में ऐसा लगता है कि यार
इस तरह का क्रेडिट भी मिलना चाहिए, या ये वाली चीज कहीं ना कहीं लैग करती है, या होना चाहिए? मतलब लोगों को क्रेडिट मिलना जो हाँ। लोग कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स देखिए मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। एंड जैसे हम लोग भी परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पीछे कितनी सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, मेकअप टीम, लाइटिंग टीम, कॉस्ट्यूम टीम, हमारी कोरियोग्राफी टीम जो हमारे साथ टीम में रहते हैं, जो पूरा पूरा असिस्ट करते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तो साथ में बच्चे के परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी टीम में जो है उस पूरा तो उसका रोल है, वो देख रहा है, बता रहा है कि सही है नहीं है। बहुत सारी चीजें, अगर हम लोग प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, हमारे कई बार प्रॉप्स के नीचे ऊपर प्रॉप्स को ऑपरेट करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, करते हैं। सोचिए सिर्फ वो एक परफॉर्मेंस के लिए, और किसके लिए, हमारे लिए, और दिख हम लोग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उनको क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। एंड यस, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज में। आपका जो स्टार्ट था वो बहुत सारा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और उन सब से स्टार्ट था, और आई एम श्योर मतलब बहुत सारे बच्चे आपको देखकर आज उसी फील्ड को या उसी तरह से इंस्पायर हो रहे होंगे। तो क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मेरा मैसेज ये रहेगा उन बच्चों के लिए जो मेरे को देख के कहीं ना कहीं डांस चालू किए, या थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए मेरे से। जो भी चीज कर रहे हो या जो करना चाहते हो, एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में इंटरेस्ट है तुम्हारा, अपना बेस्ट दो, 100% दो। एंड मेरे को लगता है कि रिजल्ट जरूर मिलेगा। और प्लस एक चीज जो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक अच्छा इंसान भी होना। एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वो प्रायोरिटी है उससे पहले, क्योंकि आप अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका टैलेंट भी बहुत टाइम तक टिकेगा नहीं। तो पहले अच्छे इंसान बनो, फिर एक अच्छा आर्टिस्ट अपने आप बन जाओ। हम अपने स्टार्टिंग मेंशन कर रहा था कि 2-3 एलिमिनेशन के बाद एंड देन यू गॉट दैट स्टेज। तो उस एलिमिनेशन से बाहर आने के लिए, या क्या उस फीलिंग से कि क्रैक नहीं हो पाया या ये ऐसा नहीं हुआ, वो किस तरह की फीलिंग होती है और आप अपने आप को किस तरह से पुश करते हैं? वो फीलिंग एक्चुअल में थोड़ी मतलब ऐसी है, थोड़ा अपने को डिस्टर्ब लगता है कि यार मतलब हुआ नहीं। हर बार जाते हैं, और यहाँ पे ऑडिशंस में कैसा होता है कि हमें वो एक स्लिप देते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं अपने, और जब गेट से बाहर निकलते हैं तो वो स्लिप ऐसा फाड़ के बोलते हैं फेंको फिर ही जाना है, कि वापस पता नहीं कुछ तो होगा उनका लॉजिक, मेरे को पता नहीं। और ये हर बार ऑडिशन में होता है, और मेरे को ना बहुत बुरा लगता था कि मतलब ऐसा हो रहा है। पर हम हर बार सोचते थे यार शायद कुछ कमी होगा तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं कर रहे। डांस का शो है तो ऑफ कोर्स डांस ही देख के जो अच्छा कर रहा है उसको ही लेंगे। तो लगता था, पर हम पॉजिटिव भी हो जाते थे कि यार मेरा मन तो इसमें ही है और मेरे को करने का है, जब भी हो क्रैक, पर मेरे को यही करने का है। तो मेरे दिमाग में वो था, और मेरे को था कि कुछ ना कुछ तो कम है, कम है, कम है। और हम देखते थे अपना वीडियोस वॉच करते थे, खुद को रिकॉर्ड करके हर बार देखते थे और समझते थे कि यार नहीं, लगता है कुछ तो कमी। अलग अलग लोगों को देखते थे कि मेरे में क्या ऐसा हो रहा है कि और लोग जो अच्छे हैं, जिनको लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, या जिनको हम इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। तो वही उन लोग को वॉच करते करते मेरे को यही समझ में आया कि कुछ नहीं है, सब सब ये वही है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो एक दिन में। मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे अभी भी हम यहाँ बैठे हैं पर कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेवल मैच करने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को भी उतना करना पड़ेगा। तो वही है, बस वही टाइम का है, और आप कितना कर रहे हो उस चीज के लिए। सबको अलग अलग टाइम पे मिलता है, उसका वो नहीं है, पर वही है, पर करना जरूर पड़ेगा उसके लिए, भले पहले या बाद में मिले वैसा। हम बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। जैसे आई रिमेम्बर समवन टेलिंग मी कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो यू हैव टू चूज योर फील्ड। मतलब आई जो आप कह रहे थे कि प्लान बी प्लान सी, तो आई हैड प्लान बी प्लान सी प्लान डी। तो ही चेंज माय माइंड एंड ही सेड कि अगर आप एक चीज में रहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से कोई ऐसी एडवाइस जो किसी ने आपको दी और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई हो, आपको लग रहा हो कि नहीं, ये this is something which I will hold on to for the rest of my life, and this is something that I want to work on? ऑफ कोर्स सबसे पहला एडवाइस मेरे मम्मी पापा का ही, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि एक अच्छा इंसान वाला, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा हमेशा रिपीट करते रहते हैं मेरे को कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भटकिएगा मत, मतलब कि अपना फोकस क्लियर रखिएगा, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये एक पहला गाइडेंस। और एक चीज जो हम बहुत बाद में सुने किसी को बोलते हुए, मेरे से नहीं पर इन जनरल, तो वो चीज मेरे को हिट किया। एक आर्टिस्ट थी, उनको एक बच्चा आके पूछता है कि क्या, वो बोलता है कि शायद हम आप मतलब आपकी तरह बनना चाहते हैं, या आपकी तरह वो करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं।
तो वो आर्टिस्ट बोली कि डोंट एम फॉर मी, एम फॉर द स्टार्स, मतलब वैसा। तो मेरे को वो एक चीज हिट किया कि मतलब किसी की तरह भी बनने का वैसा मत करो, बस अपना बेस्ट करो, मतलब उससे ऊपर का ही देखो हमेशा। तो वो एक चीज मेरे को बहुत ऐसा लगा था वो बात की ये अच्छी अच्छी चीज है। मेरे को भी कभी आके कोई बोलता है अब कि मेरे को आपकी तरह बनना है, आपके जैसा सीखना है, तो हम बोलते हैं मेरे जैसा नहीं, आपका एक अपना क्वालिटी है अलग, तो आप अपने आप को अलग जगह पे ही देखो, किसी से कंपेयर नहीं मत करो वैसा। तो वो चीज एक मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, इसलिए। मैम ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो शोज होते हैं और जो, तो इनके अंदर भी इस तरह से आपकी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, तो उस तरह से फिर कंपटीशन पे इफेक्ट नहीं आता? कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं शायद अपने बेस्ट में रह जाऊंगी और किसी और की शायद उस तरह से? अ, नहीं सोचते हैं हम ऐसा, क्योंकि पता नहीं, मतलब ये मेरा एक अपना है, पता नहीं ये सही है कि गलत, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि कंपटीशन में कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे से होना चाहिए। पर पता नहीं मेरे दिमाग में ये थॉट कभी आता नहीं है, बस हम ट्राई करते हैं कि मेरा जो पहले परफॉर्मेंस हुआ है मैं उससे उससे बेस्ट करे, उससे बेस्ट करे। पर हर बारी ऐसा लगता है कि यार नहीं ये मिस हो गया यार, ये थोड़ा सा और ठीक हो सकता था। पर मेरे को लगता है ये अच्छी भी बात है, क्योंकि सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम शायद उस चीज के लिए वर्क नहीं करेंगे। तो वही है कि खुद को देख देख के ही लगता है कि यार ये इसमें थोड़ा सा और ऐसा हो सकता है यार, अभी चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। तो खुद में ही रहते हैं, मेरे को लगता है ज्यादा लोगों से करने लगेंगे तो मेरे में एक वैसी वाली भावना आ जाएगी कि यार ऐसा ना हो जाए, मार पीट ना करने लगे। तो वो मेरे को पता नहीं नेचुरली ही नहीं आता है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, बट मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा आपको फील हुआ कि जो साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो हमारे डेलीगेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो उस तरह का थॉट प्रोसेस आपको कभी लगा हो कि ये मेरे से ऐसे कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं या थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है? होता है, वो तो होता ही है, मतलब हो जाता है वो, मतलब नेचुरली हो जाता है कई बार लोगों से। क्योंकि वही बोल रहे हैं कि क्या पता कुछ लोगों का थॉट वैसा ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, उनका अलग हो कि हाँ कंपटीशन क्या है, मेरा बच्चा है यार, मेरे को करने का। तो वो सबका अलग अलग तरीके का होता है, तो वो नेचुरल है, वो कुछ गलत नहीं है, उनका भी अपना सही है, मेरा भी सही है, वैसा है। तो होता है, वो होता है, ऑफ कोर्स होता है। क्या इस तरह की चीजों से या कुछ और रीजन से इस तरह के कोई प्रेशर बन जाते हैं रियलिटी शोज में या कॉम्पिटिशन में, या आपको लगता है कि नहीं, मेरे को उस तरह का प्रेशर फील नहीं होता नहीं, कंपटीशन का? देखिए होता है। जब हम लोग शो करते हैं, टीवी रियलिटी शो जो होता है, रिहर्सल्स तो उसका पूरे टाइम होता है, वो एक प्रेशर तो अलग ही है कि वो प्रेशर प्रेशर नहीं भी है, क्योंकि देखिए मजा भी आता है डांस करने में। बस वही है कि जो हमारा पार्टनर है वो बच्चा है, तब थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चों को हम रात भर दिन भर रिहर्सल इतना नहीं करा सकते, उनको चाहिए ब्रेक, भाई मेरे को खेलने का है अब, समझो, क्योंकि उनका फिर मन ही नहीं लगता। तो वो एक बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार अभी तो हम खुद बड़े नहीं हुए, ये बच्चे को संभालना इतने छोटे। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस थोड़ा सा एक, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेशर, और एक ये भी कि हम जब तक अकेले कर रहे हैं तब तक हम वो थॉट वो कर सकते हैं, पर बच्चे के लिए एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा वो तो करना है अच्छा, कि वो एंड तक रहे, शो में अच्छे से करे, परफॉर्म तो अच्छे से करे। तो वो एक रहता है अंदर बैक ऑफ हेड की यार अच्छा तो करना है, बच्चे के लिए करना है, वो सब चीजें। तो वही एक प्रेशर है, पर प्रेशर मेरे को लगता है कि उस वक्त हम लोग सब कहीं ना कहीं एक फैमिली जैसे भी हैं, तो वो प्रेशर प्रेशर हम लोग फील होने नहीं देते हैं। सब लोग मिल लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं, बाहर निकल के क्रिकेट खेल लेते हैं, ऐसी सब चीजें हम लोग करते हैं। वो स्टेज तक ही रहता है जो वो थोड़ा रहता है कि आज क्या होने वाला है, कैसा किसका क्या होने वाला है परफॉर्मेंस, किसको कितना मार्क्स मिलने वाला है, वो सब थोड़ा बहुत रहता है। पर इन जनरल हम लोग ऐसे बाहर बहुत सब लोग एक साथ ही रहते हैं, फैमिली जैसा। मेरा ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, आप इफ यू चूज नॉट टू आंसर दैट इज आल्सो, क्योंकि आपने शायद कॉलेज लाइफ उस तरह से नहीं की जिस तरह से शायद एक जनरली एक होता है, तो क्या आपको कॉलेज लाइफ मिस होती है, या आपको लगता है कि यार अब अगर चांस मिलेगा तो कुछ करने के लिए 1 साल 2 साल के लिए कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि करना चाहिए मेरे को वो भी एक्सपीरियंस, क्योंकि वो छूट गया मेरे कहीं ना कहीं। पर और भी अच्छी चीजें हुई, ऐसा नहीं है, पर मेरे को लगता है कि वो शायद मेरे को करना चाहिए था, या अब कर लेना चाहिए जब भी मौका मिले। जैसे आप बोले कि मौका मिलेगा तो करना चाहेंगे एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग बताते हैं कि कॉलेज का भी एक्सपीरियंस अलग है, थोड़ा स्कूल का अलग है, कॉलेज का अलग है, कि सब बड़े हो जाते हैं, फिर वो एक फीलिंग अलग है, थोड़ा सा फ्रीडम आ जाता है, करेक्ट।
तो वो मेरे को करने का है, वो फन एंजॉय करने का मेरे को, तो अभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। कॉलेज में एक बहुत मतलब आज की जनरेशन के लिए स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया रिलेशनशिप्स एंड उस तरह से। तो क्या आपका उस तरह से कोई रिलेशनशिप रहा है ऑफ कोर्स, अभी नहीं है, रहा है। एंड व्हाट इज द आइडियल मैन और वुमन फॉर वर्किंग आज? परफेक्ट नहीं होगा चलेगा मेरे को, क्योंकि हम भी नहीं है, पर अच्छा इंसान, जो ये चीज मेरे को हमेशा ऐसा रहता है, अच्छा इंसान इन द सेंस की रिस्पेक्ट करे चीजों की, लोगों की, फैमिली की, और समझे, इमोशन समझे, और बस मेरे से हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रखे, कोई बात का मतलब वैसा ना हो, क्लियर रहे मेरे से, बस वही चाहिए मेरे को, अच्छे से रहे, खुश रहे साथ में। कोई ऐसी क्वालिटीज Loyal इतना होना लंबा चाहिए। होना चाहिए, इतना होना चाहिए? इतना ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक भी रहेगा चल। लॉयल होना चाहिए मेरे साथ, Thank थोड़ा you so much. शरारती चलेगा। हम जैसे आप खुद भी एक इन्फ्लुएंसर रहे हो और आपने सोशल मीडिया की दुनिया पे राज किया है इन द सेंस, तो आपको कोई ऐसे और एक दो इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप फॉलो करते हो या जिनको आप देखते हो, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, प्योरली फ्रॉम अरे बाप रे। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से? ऐसे हम फॉलो करते हैं बहुत सारे लोगों को, पर ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं, हम नहीं। करते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं ऐसा, पर हम जानते ज्यादा ऐसा बहुत क्लोजली ऐसे अपने ही फील्ड वाले लोगों को है, तो स्पेसिफिक नाम ऐसा नहीं। हाँ। हम कोई एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए? ओके, कुछ अच्छा बोलता हूँ, मेरा यही मैसेज है सभी जेन जी और सभी लोगों को, कोई भी फील्ड या कोई भी चीज में आपका इंटरेस्ट है या आप उस चीज में सक्सेस होना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि हार्ड वर्क तो है ही ऑफ कोर्स, एंड अच्छा इंसान होना, जो सबसे पहले हम बोले, मतलब गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका डेडिकेशन 100% होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर उस चीज़ में सक्सेस होगे। और पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स, मेरे को ये लगता है कि आप लोग शायद पूरा सपोर्ट करेंगे तो बच्चे लोग शायद अपना पूरा बेस्ट दे पाएंगे, सो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर हम इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ सीख मतलब हम निकाल पाए या कुछ कैच निकाल पाए, तो उसमें आई थिंक सबसे पहला होगा कि एक अच्छा इंसान बनो, डेफिनेटली। सेकंड, हार्ड वर्क, और छोटी छोटी जो हमारी हार होती है या जो छोटे छोटे लॉसेस या डिफीट्स होते हैं उनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्ट नहीं करना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को और बेटर और बेटर और बेटर। आई थिंक आपकी जो आइडियोलॉजी है कि आप अपने आप से compete करो rather than competing with someone else, that is very very nice, और ये हम लोग को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने ही स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, अपनी ही लिमिटेशंस को ब्रेक करने की कोशिश करें, एंड इसी माइंडसेट के साथ हम ग्रो करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस शो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आकाश।